हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th में चैप्टर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एटसेट्रा आगे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेट होते क्या हैं। ठीक है, तो सेट की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डजेंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस लाइन का मतलब है कि सेट को कहा गया है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हो उनको इकट्ठा करना। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो किसी पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी से पूछा कि बताओ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसे नंबर जो 6 से छोटे होंगे वो बताओ। तो किसी ने भी आंसर दिया कि जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं। वैसे पहले मैं बता दूं आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 जो हमारी नॉर्मली काउंटिंग होती है, जिसकी शुरुआत 1 से होती है और चलती जाती है, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन हमें बोला गया है कि लेस देन 6 होने चाहिए, 6 से छोटे। तो 6 से छोटे कितने होंगे? 1 2 3 4 5। अगर मैंने राम से पूछा उसका भी यही जवाब हुआ, श्याम से पूछा उसका भी यही जवाब हुआ। तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, हर किसी से पूछने पे सेम ही रहेंगे, पर्सन टू पर्सन बदलते नहीं हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। वहीं पर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा कि बताओ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने पूछा किसी से भी कि बताओ वर्ल्ड के 5 सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर कौन है। तो पहले मैंने राम से पूछा, तो राम ने अपना जवाब दिया कि भाई फेवरेट उसका जो वर्ल्ड की बेस्ट उसको लगता है जो कि MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, KL राहुल, उसके हिसाब से 5 वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर ये हैं। जबकि सोहन से पूछा तो सोहन ने बताया कि KL राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, धोनी, ईशान किशन, ये उसके हिसाब से वर्ल्ड के 5 बेस्ट क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे, पहले पर्सन यानी कि राम से पूछा तो अलग है, सोहन से पूछा तो अलग है। जो ऑब्जेक्ट है, सवाल एक ही है, आंसर 2 अलग अलग हो गए। अलग अलग पर्सन से पूछने पे ऑब्जेक्ट हमारे बदल गए, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। सो द कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होते हैं। सेट हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जो कि पर्सन से पर्सन चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ किसी से पूछा कि बताओ वोवल बताओ कौन कौन से होते हैं, तो सबका जवाब एक ही होगा, AEIOU। ये तो है नहीं उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड करके कुछ अलग नंबर बता देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, जो है वही एग्जैक्टली रहता है हर किसी से पर्सन से पूछने पर। क्लियर? अब सेट को लिखते कैसे हैं हमें ये पता होना चाहिए। अ सेट इज़ ए डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर सिंबल, यानी कि सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ABCD जो मर्जी आपको यूज़ करना कर सकते हो। और जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, जो भी उसके अंदर नंबर डिफाइन किए जाते हैं, जिनको हम कॉमा लगा के इस तरीके से डिफाइन करेंगे और उसको हम करली ब्रैकेट में शो करेंगे। सभी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के बीच में कॉमा होगी, ठीक है, और इसको करली ब्रैकेट से शो किया जाएगा। क्लियर? फिर कुछ इस तरीके से इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो इस सेट से किस तरीके से बिलोंग करते हैं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये कौन है, इसके एलिमेंट है, और इसे क्या कहेंगे, हम सेट कहेंगे। अब जो एलिमेंट 1 है वो इसी सेट का एक पार्ट है, 2 वो भी इसी सेट का पार्ट है, 3 वो भी इसी सेट का पार्ट है। यानी कि जो इसका पार्ट होंगे वो सभी के सभी इससे बिलोंग करेंगे। और बिलोंग का सिंबल ये कुछ इस तरीके से E की तरह होता है कि 1 बिलोंग करता है सेट A को, यानी कि जितने इसके अंदर के एलिमेंट होंगे वो इस सेट को बिलोंग करेंगे। 2 है वो भी इसको बिलोंग करेगा, 3 वो भी इसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग का सिंबल है। ठीक है, 5 वो भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। जहाँ पर देखा जाए 6 है, 6 तो इसमें है नहीं, तो 6 इसको बिलोंग नहीं करेगा। 7 इसमें नहीं है, तो 7 इसको बिलोंग नहीं करेगा। इस E का मतलब है बिलोंग करना। क्लियर? जो भी सेट में एलिमेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे कि वो उससे बिलोंग करेगा उस सेट के साथ जो इसमें मौजूद होंगे एलिमेंट वो। अब हम पढ़ेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को बेसिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है रूल मेथड। दूसरा मेथड है रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। तो पहले मैं आपकी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है एक्चुअल में। तो डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखना। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी
विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड ऑफ द सेट, यानी कि इसको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू बताया जाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारा बचा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट ली है। ठीक है, आप स्टेटमेंट के थ्रू जल्दी आसानी से समझोगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये हमारी, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम सेट लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन, फिर करली ब्रैकेट आएगा, फिर x जो है वो इस सेट का कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट रहा होगा, वो ये दिखा रहा है कि जो भी नंबर दिए जाएंगे आपको, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 से लेके आपको 5 तक नंबर दे दिए, अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू शो करेंगे कि x कोई नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन कौन है, 6 है। इस स्टेटमेंट को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं या डेफिनेशन भी कहते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे 5 एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबरों को हमें इस तरीके से स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली, वो हमारी कौन कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम इस करली ब्रैकेट में शो करेंगे। जो अंदर स्टेटमेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी कहेंगे। दूसरा आती है हमारी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या बताई गई है, रोस्टर फॉर्म देखो जरा, इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, जिनको एक लिस्ट में बनाया जाता है। द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, जिसको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाएगा, एंड एनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट, उसको करली ब्रैकेट के थ्रू शो किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, x जो है वो नंबर है लो लेस देन 6 है। अब इसको सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम कि a जो हमारा कोई सेट होगा जिसको हम कैपिटल लेटर से शो करना है, क्या है, लेस देन 6 है, तो मैंने करली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 5 बीच में कॉमा को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। दोनों में ही करली ब्रैकेट आएंगे, इसमें कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाएगा और इसमें सभी एलिमेंट को एक सिंगल प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया जाएगा। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, जो इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी कहते हैं, नंबर ऑफ सेट भी कहते हैं। क्लियर। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया है, यहाँ पे मैंने बोला सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने वोवल होते हैं, तो सिंपल सी आप ये आंसर दोगे AEIOU। तो जो इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं आपको उसको स्मॉल लेटर में लिखना है और इसको आपको कैपिटल से शो करना है। ठीक है, जो भी अंदर के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट आर रिप्रेजेंट इन अ स्मॉल लेटर। ठीक है, वहीं पर मैंने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है, कि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल जो देखो किस में दिया गया है, कैपिटल लेटर में शो किया गया है, SCHOOL। अब जो भी एलिमेंट होगा जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिंगल बार टाइम ही यहाँ पर इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने ऐसे लिखा, से लिखा, H लिखा, O 2 बार है तो उसको 2 बार ना दिखा के एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ पे L का मैंने L लिख दिया और ये C हमारा कोई सेट है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इसको बोला आपको कि अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में दिखाए जाएंगे, यहाँ पर मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल यूज़ करो, आप इसको स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एलिमेंट 2 बार या 3 बार रिपीट हो रहा है आपको उसको सिंगल टाइम ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो जरा, दोनों को कंपेयर करके फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। कंपैरिजन ऑफ रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म के अंदर वी राइट ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट, जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं हम उसको सिंगल कॉमा के थ्रू को शो कर देते हैं। जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, कि हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में वी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, प्रॉपर्टी का मतलब जो इसमें स्टेटमेंट लिखी जाती है मैथमेटिकली, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे शो कर देंगे। क्या है हमारे, ये नेचुरल नंबर है, तो कोई x है जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या 5 तक ही तो नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है यहाँ पे। क्लियर। बी पे फिर मैंने लिखा AEIOU, सिंगल कोमा के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ पे सिंगल कोमा है, करली ब्रैकेट में शो किया गया। तो ये मैंने देखते के साथ पता लग जाना चाहिए रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। अब इसको हमें लिखना है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या शो करते हैं, वोवल को शो करते हैं। तो वाई को ये एलिमेंट मान लिया हमने जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश के वोवल को। क्लियर। तो आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल नोटेशन। ठीक है, इंटरवल नोटेशन होता क्या है, देखो बेसिकली जो हम इंटरवल नोटेशन के अंदर डिस्कस करते हैं रियल नंबर को।
ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखना पड़ता है, ठीक है। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, मैं आगे अभी थोड़ी देर बाद में आगे जाके इसको डिस्कस कर दूंगा कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं। तो फिलहाल आप ये हम समझ लेते हैं कि इंटरवल नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। अब इनको इंटरवल नोटेशन में किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको बोला 3 और 4, आप उसको इंटरवल में लिखना है, किस तरीके से लिखोगे? तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, x कोई मेरा नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, ठीक है। इसको इस तरीके से इंटरवल में लिख दिया। अब इसको मुझे ब्रैकेट में शो करना हो, इंटरवल में शो करना हो, तो किस तरीके से शो करेंगे कि x है, ये तो मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अब इंटरवल में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? x जो है वो बिलोंग करेगा 2 से 5 के बीच के जो भी नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, उनके बीच में शो करेगा। अब इनको शो करने के ना कुछ मेथड भी बताया गया यहाँ पे, यानी कि इनके जो ब्रैकेट के टाइप्स हैं वो डिनोट करते हैं, बताते हैं हमें कि ये नंबर उसमें इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, ठीक है। अगर आपको ये साइन मिलता है, ठीक है, लेस देन और मोर देन का, जिनके नीचे इक्वल टू का साइन भी होगा, तो उसमें वो नंबर इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इसको शो करता है, ठीक है। ये जो नंबर दिए जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरवल नोटेशन, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इंटरवल नोटेशन कहलाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरवल, अलग अलग टाइप के इंटरवल होते हैं। देखो, कईयों के अंदर तो साइन ये वाला लगा होता है, कईयों में ये वाला साइन लगा होता है, कईयों में ये वाला साइन लगा होता है। तो जो पहले वाला दिखा रखा है, देखो इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, देखो नीचे जो होता है साइन इक्वल टू का साइन होता है, तो इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। दूसरे के अंदर इक्वल टू का साइन आ गया तो इसे हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। तीसरे में या तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा या फिर यहाँ पर इंटरवल का साइन होगा, तो इसे हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जब आपके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल होगा। और यहाँ पर जो भी नंबर होगा ए और बी, इसको हम दिखाते हैं नोड या होल के थ्रू। इसका मतलब होता है कि जो x है, इस x को शो करने के लिए आपको ना तो a को लेना है ना b को लेना है। अभी मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू भी इसको शो करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया दोनों के अंदर, यानी कि जो x है वो a के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है। यहाँ पर b के इक्वल आ रहा है, मतलब b के बराबर भी है और b से छोटा भी है ये। तो यहाँ पर इसको हम डॉट से शो करेंगे, थोड़ा बोल्ड करके हम इस तरीके से डॉट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम a को भी इंक्लूड करेंगे और b को भी इंक्लूड करेंगे। इसको हम क्लोज ब्रैकेट से शो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखो इसमें जो है वो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट है, इसे हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में इसको बनाना है हमें। फिर अगला आता है सेमी ओपन इंटरवल। इसके अंदर देखो, जहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन बना होगा, इसका मतलब है उस कंडीशन में ए को इंक्लूड करना है। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो बी को इंक्लूड नहीं करना। इसको हमने नोड से शो किया, मतलब जो भी डाटा होगा, जो भी नंबर होंगे, उस नंबर में हमें ए को तो इंक्लूड करना है, ठीक है, लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ए के इक्वल है, यहाँ पर बी के इक्वल नहीं है। बी से सारे के सारे एलिमेंट छोटे होंगे। यहाँ पर देखो, अगर बी के बराबर निशान आ गए, यहाँ पे ए से बड़ा है बट बी के बराबर भी और बी से छोटा भी है, तो यहाँ पर हम ए को तो नॉट से शो करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर ए को इंक्लूड नहीं कर सकते। ए से सारे के सारे नंबर एलिमेंट बड़े होंगे, जबकि बी के बराबर भी हो सकते हैं और बी से छोटे भी होंगे। ये तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाइज मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा। अब इसको आपको मैं ये प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी नंबर लाइन होती है, इस पर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बताया कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और ये 1 x जो है हमारा वो 1 और 4 के बीच का नंबर है। तो अब इसके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 0 होगा हमारा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 होगा। अब देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया, इसके नीचे इक्वल टू का साइन है, इसके नीचे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर जो नंबर लिए जाएंगे 1 और 4 के बीच के लिए जाएंगे, ना 1 को लिया जाएगा ना 4 को लिया जाएगा। तो यानी कि इसके बीच के एलिमेंट कौन हो जाएंगे? हमारे 2 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको शो कैसे करेंगे? ओपन ब्रैकेट से, यानी कि 1 और 4 तो लिखेंगे। अब इस ओपन ब्रैकेट का आने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हमें ना तो 1 को इंक्लूड करना है ना 4 को इंक्लूड करना है। इनके बीच के जो नंबर होंगे, यानी कि 2 और 3, उनको हमें लिया जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि 1 और 4 है, इसको हम ओपन इंटरवल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर?
या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप इसको इस तरीके से ओपन इंटरवल में भी इस तरीके से शो कर सकते हो। वहीं पर मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है। इस दूसरे एग्जांपल में देखो क्या बोला गया है, x है बिलोंग करता है रियल नंबर को और जो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। 4 से क्या छोटा है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हम शो करें तो किस तरीके से शो करेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। अब जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे इसमें 1 के बराबर है तो 1 को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन 4 से छोटा है तो 4 को इंक्लूड नहीं किया जाता। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 होंगे। लेकिन इसको अब हमें इंटरवल में शो करना हो तो किस तरीके से शो करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 इंक्लूड हो रहा है तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट से शो करेंगे। 1 तो आएगा ठीक है, लेकिन 4 क्या है हमारा, 4 को इंक्लूड नहीं किया जाना तो इसको हम किससे दिखाएंगे, ओपन ब्रैकेट से, यानी कि इस तरीके से शो कर देंगे हम। देखो ज़रा 1 को 4 को इस तरह से दिखाया। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये है, देखो जो ये साइन बना होता है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का, तो हम इसको दूसरे तरीके में क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 जो भी निशान बना हुआ है इस तरह बना हुआ है तो इसको हम उल्टा बना देंगे और इस तरीके से शो कर सकते हैं। दूसरा तरीका वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, मोस्टली इसका ही यूज़ किया जाता है। ये हमारा सेमी ओपन इंटरवल होगा जिसमें 4 को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें 1 को इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 इसके बराबर है जबकि 4 इसके बराबर नहीं, 4 से छोटे एलिमेंट लेने में सारे के सारे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि 1 से बड़ा 4 के बराबर या 4 से छोटा। अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो ज़रा कि जो नंबर इंक्लूड किया जाएगा उसको डॉट से दिखाएंगे, जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसको इस तरीके से नॉट से दिखाएंगे। जैसे इसमें 1 इंक्लूड किया गया तो 1 को डॉट से दिखा दिया, 4 इंक्लूड नहीं किया गया तो 4 को हमने नॉट से दिखा दिया है। ठीक है, वहीं पर यहाँ देखो दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाना तो यहाँ पर दोनों के अंदर मैंने क्या बनाया, नॉट बनाए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड करके यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर देखो 1 से बड़ा है 4 के बराबर, 4 से बराबर है तो 4 को तो मैंने डॉट से दिखा दिया, जबकि 1 से बड़ा है तो 1 इंक्लूड नहीं कर सकते तो 1 को हम किससे दिखाएंगे, नॉट के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है 1 एक्सक्लूड है, 1 को नहीं लिया जाना, 4 इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, 1 इंक्लूड है 4 एक्सक्लूड है, और इसका मतलब तो है 1 भी एक्सक्लूड है और 4 भी एक्सक्लूड होगा। क्लियर। फिर अगला आता है हमारा कि 1 के भी बराबर है और 4 के भी बराबर है और इनसे 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है तो उसको कैसे दिखाएंगे, 1 के बराबर है तो इसको भी हमने किससे ले लिया, डॉट से ले लिया। 4 के बराबर तो इसको भी मैंने किससे ले लिया, डॉट से ले लिया। और इस तरीके से बोल्ड करके यहाँ पे इसको मैंने दिखा दिया है। इसको हम दिखाएंगे क्लोज इंटरवल के थ्रू। ठीक है, इसमें जो नंबर इंक्लूड किए जाएंगे कौन कौन से किए जाएंगे, 1 to 4, मतलब 1 2 3 4 चारों एलिमेंट लिए जाएंगे। इसमें कौन कौन से लिए जाएंगे, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 3 4, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ रहा है मतलब 4 इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर देखो क्लोज ब्रैकेट आ रहा है ना, मतलब 1 इंक्लूड होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 में ओपन ब्रैकेट आ रहा है, 4 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर तो 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, 4 भी इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 2 और 3 ही सिर्फ लिया जाएगा एलिमेंट। क्लियर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट एंड समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट बने होंगे या फिर ये निशान बने होंगे, ठीक है, लेस देन और मोर देन के, तो यहाँ पर एक्सक्लूजन होगा। एक्सक्लूजन का मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या बना होगा, नॉट बनेगा या होल बनेगा, सो नॉट होल दोनों बोलते हैं और इसके कहते हैं ओपन ब्रैकेट। वहीं पर अगर आपको इस तरीके से रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप में बॉक्स बनते हैं या मोर देन या लेस देन के साइन बनते हैं तो इसमें वो नंबर इंक्लूड किया जाता है और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरवल की समरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप वीडियो को अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट रहेगा तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट और नल सेट और या वॉइड सेट, यानी कि इसके तीन नाम है। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन 5। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। अब मैं बोलूँ आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो हमारा कौन होगा, एम्प्टी सेट होगा। या फिर नल सेट बोलो या वर्ड सेट बोलो। या मैंने बोला आपसे कि कोई भी ऐसा इवन प्राइम नंबर बताओ जो 2 से बड़ा होता है, तो दो एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन में भी इंक्लूड किया जाता है और प्राइम नंबर में भी इंक्लूड किया जाता है। इससे बड़ा कोई दूसरा ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता हो। तो इस ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंगल आपको 0 बनाना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है।
ठीक है। ध्यान रखना इसके बाहर करली ब्रैकेट नहीं आते हैं। करली जो हमारा एम्प्टी सेट, देखो इसको भी सेट कहते हैं, सेट होने के लिए ब्रैकेट का होना कंपलसरी होता है, लेकिन एम्प्टी सेट में ब्रैकेट का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू या फिर एक सिंगल प्रॉपर्टी में दिखाए जाने वाले स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है, जो परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पर 5 को हम ना तो करली ब्रैकेट में शो करेंगे, सिंगल जीरो बना के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, करली ब्रैकेट में इसको शो नहीं किया जाएगा। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर डाले हैं। एक्स कोई नेचुरल नंबर लेस देन 1 है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। या तो आप उसको करली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या फिर आपको क्या लिख देना, इस तरीके से 5 लिख देना, दोनों ही करेक्ट है। या तो करली ब्रैकेट बना के ब्लैंक छोड़ दो, या फिर इस तरीके से 5 बना दो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि बी एक्स है, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को, जहाँ पर एक्स कोई ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पर अंडर रूट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, देखो अंडर रूट सॉल्व करने पे हमेशा में 2 वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 जो आया, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों के दोनों ईवन नंबर है, हमें क्या बोलोगे, ऑड नंबर होने चाहिए। तो ऐसा तो इसमें है ही नहीं, ऑड नंबर तो कोई आया ही नहीं, तो ये भी हमारा कौन होगा, एम्प्टी सेट होगा। इस तरीके से करली ब्रैकेट को या तो ब्लैंक छोड़ दो, या फिर आपको 5 से रिप्रेजेंट कर देना है। मैंने और एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि सी है, सी सेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जो कि इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है और इवन होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम 5 से दिखा देंगे, यानी कि हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट होगा। क्लियर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट को। देखो फाइनाइट सेट को सेट वो सेट होती है जिसमें हम काउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे कौन कहलाएंगे, फाइनाइट कहलाएंगे, यानी कि जिनको हम इजीली काउंट कर सकें, वो हमारे कौन होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। जैसे इफ़ एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन बी काउंटेड, इट इज़ अ फाइनाइट सेट, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कोई ए सेट है जिसमें 6 से छोटे नेचुरल नंबर हैं, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 होंगे। तो ये हमारा कौन होगा, फाइनाइट सेट होगा, जिसके एलिमेंट हम इजीली काउंट कर पाएंगे, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इफ़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि इफ़ एलिमेंट आर इनफाइनाइट इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, मतलब जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। मैंने आपको बोल दिया कि नेचुरल नंबर, ओनली ऑन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, अब आगे कहाँ तक जाएंगे मालूम नहीं है, तो ये हमारा कौन होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। वहीं पर मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर बट लेस देन 10, तो वहाँ पर हम इनको काउंट कर सकते हैं कि 10 से छोटे चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। तो जहाँ पर हम काउंट कर पाएँ तो फाइनाइट है, जहाँ पर काउंट नहीं कर पाएँ वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर देखो चलते जाएंगे, आगे कहाँ तक नंबर जाएंगे, इसको मैंने 3 डॉट बना दिया यहाँ पे, इसका मतलब है सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू चलते रहेंगे, इनके कोई लिमिट नहीं है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर, इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक होने चाहिए। अब 100 तक दिखाने के लिए मैं 100 तक तो गिनती लिखूंगा नहीं, मैंने शुरुआत की यहाँ पे 1 2 3 4, फिर मैंने बीच में 3 डॉट लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि गिनती हमारी 100 तक चलेगी, लेकिन बीच के जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि सारी गिनती को मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भी 3 डॉट लगाए, यहाँ पे भी 3 डॉट लगाए, इसका मतलब इनफाइनाइट है, जबकि ये जो सेट हमारा ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट को बांध दिया। हम 1 से लेकर 100 तक गिनती को इजीली गिन सकते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ शो ना करने के लिए यहाँ पे बीच में 3 डॉट लगा दी, और इसका मतलब होगा अप टू, और इसका मतलब होगा सो ऑन, यानी कंटिन्यू चलता रहेगा, और यहाँ का मतलब है कि ये 100 तक जाके रुक जाएंगी। तो ये हमारा फाइनाइट होगा और ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर, यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट होंगे वो 100 तक जाकर रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर गिनती का कोई एंड ही नहीं है, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये इनफाइनाइट होगा और ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। फिर आता है इक्वल सेट। देखो नाम से पता लग रहा है इक्वल, यानी जहाँ पे जो सेट होंगे वो इक्वल होंगे, उन्हें कहेंगे इक्वल सेट। 2 सेट आर इक्वल इफ़ ऑल देयर एलिमेंट आर सेम, 2 सेट जिनके एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, इक्वल सेट। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि सारे जो एलिमेंट है, जैसे में 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखी गई है, तो इसमें वैसे हमें उसी ऑर्डर में मिले 1 से लेकर 5 तक। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। जैसे कि सी सेट में 1 3 5 2 4 है,
इसमें 5 4 3 2 1 है, इसमें 1 2 3 4 5 गिनती वही है बट आगे पीछे करके लिखी गई है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वल सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम सबसेट की, कि व्हेन अ सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ इन द सेट B। यानी कि कोई सेट A B का सबसेट बन जाता है कब, जब A के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मौजूद हो किसमें, सेट B के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। या फिर दूसरी भाषा में कहे तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A विल बी बिलोंग्स टू सेट B, यानी सेट A के जो एलिमेंट वो सारे के सारे बिलोंग करते हों सेट B में, वो क्या होगा, सबसेट होगा। जिसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे A सेट में एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4, B में दे दिए 1 2 3 4 5 6, A के एलिमेंट चेक करो क्या B में मौजूद है या नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट B में मौजूद है, तो हाँ A सबसेट होगा किसका, B का। वहीं पर चेक करते क्या B A का सबसेट है, B के एलिमेंट A में चेक करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 है, 5 और 6 है वो तो इसमें मौजूद नहीं है, तो B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट नहीं कहलाएगा। क्लियर, A तो B का सबसेट होगा जबकि B A का सबसेट नहीं होगा। अब इस पर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, वो कंडीशन देखो क्या क्या है। अगर A B का सबसेट होता है, A B का सबसेट होता है, इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने क्या बताई, A के एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए, A के एलिमेंट B में मौजूद होंगे तो ही वो सबसेट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होंगे। A कोई एलिमेंट है जो A के अंदर होगा, वही एलिमेंट डेफिनेटली B में भी होगा। बिलोंग का मतलब मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई ना, बिलोंग का मतलब जो इसमें एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें होगा। क्लियर, A कोई एलिमेंट A में है तो वो डेफिनेटली B में भी होगा अगर वो उसका सबसेट है तो। ठीक, फिर अगली आती है हमारी कंडीशन, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, पहले इन दोनों को ही मतलब समझ लेते हैं। अगर A B का सबसेट हुआ मतलब A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, और B A का सबसेट हुआ मतलब B के सारे एलिमेंट A में मौजूद है, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि A B का सबसेट हो रखा है और B A का सबसेट हो रखा है। अगर दोनों में एलिमेंट सेम हुए तो इसका मतलब वो कौन हुए, हमारे इक्वल सेट होंगे। क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया गया है डबल इम्प्लीकेशन से, जिसका मतलब होता है इफ़ और ओनली इफ़। ये ऐसा तब ही पॉसिबल हो पाएगा अगर दोनों सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों के सबसेट होंगे। दोनों ही कंडीशन है, अगर दोनों सबसेट बनाते हैं एक दूसरे के साथ तो इक्वल सेट होंगे, अगर दोनों इक्वल सेट है तो दोनों एक दूसरे के साथ सबसेट भी बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के थ्रू भी दिखा सकते हैं, या जिसका मतलब हम इफ़ भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब द सेम एज, इसी तरीके से। ठीक है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो भी सेट होगा वो खुद का सबसेट डेफिनेटली होगा। जैसे कि A में एलिमेंट 1 2 3 4 A के अंदर, अब मैं बोलूँ A का सबसेट है कि नहीं है, जो A के एलिमेंट है वो सारे A में मौजूद हैं तो हाँ डेफिनेटली उसका सबसेट है वो। ठीक, फिर आगे में दे रखा है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है जो कि हर किसी का सबसेट होगा। फाई एम्प्टी सेट बोल लो या फाई बोल लो, ये हर किसी का सबसेट होता, कोई भी सेट होगा। फाई का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो हर किसी का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे डी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है कि A अगर B का सबसेट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि A के जो एलिमेंट है वो B में तो मौजूद हैं, लेकिन B के जो सारे एलिमेंट वो A में मौजूद नहीं है, इस वजह से दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है और B वो क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब है कि B में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन A सबसेट है तो इसका मतलब वो उसी का एक पार्ट होगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट होगा, जिसको मैंने वैन डायग्राम से दिखाया। वैन डायग्राम क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी A जो होगा वो इसका प्रॉपर सेट होगा और B क्या होगा, सुपर सेट होगा। सुपर सेट का मतलब होगा इसमें A के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन B में वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो A में है, इसीलिए तो A इसका सबसेट हुआ, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब देखो ज़रा A को और B को,
दोनों कंपैरिजन करो, क्या दोनों बराबर है? बराबर तो नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है, साइन लगा रखा है, ठीक है। तब अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए हमारा प्रॉपर सेट होगा और बी हमारा सुपर सेट होगा, सॉरी प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर? अब थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि बिलोंग और सबसेट, इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, और जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें इन दोनों टॉपिक को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूज़न सा क्रिएट किया गया है। तो इन दोनों का मतलब समझाता हूँ मैं क्या है। बिलोंग का मतलब क्या है? वैन एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग टू इट, कोई एलिमेंट है जो सेट में मौजूद है तो उसको क्या करता है? बिलोंग करता है। और पार्ट सबसेट का मतलब क्या है? वो उस सेट का एक पार्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। जैसे मैं नीचे आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। ए के अंदर एलिमेंट है, कितने हैं? 1 2 3 है, तो 1 जो है वो इसका एक एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एक एलिमेंट है। तो जो भी एलिमेंट होंगे वो डेफिनेटली उस सेट को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। 1 बिलोंग करेगा सेट ए को, 1 2 3 का मतलब सेट ए ही है। अब इसके बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब क्या बन गया? ये सेट रह गया, सेट बन गया है, ठीक है। और सेट जो होता है वो दूसरे सेट को कभी बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट भले ही हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसमें देखो करली ब्रैकेट है, ठीक है। क्या 1 2 3 के अंदर 1 पे अलग से कोई ब्रैकेट बना रखे हैं? ब्रैकेट नहीं बना हुआ, तो ये इसका 1 एलिमेंट है, ना कि ब्रैकेट 1 इसका एलिमेंट है। ये ब्रैकेट लग जाने की वजह से क्या कहलाएगा? ये एक सेट बन जाएगा, और सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं बन सकता। हाँ, 1 की बात करेंगे तो ये एलिमेंट है, बिलोंग करेगा, ब्रैकेट लग गया, अब ये सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए भी देखो, बी लिया मैंने, कोई बी में 1 रखा, तो बी क्या हुआ मेरा? सबसेट होगा ए का, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है वो ए में मौजूद है और ब्रैकेट होना ज़रूरी है। अब हम इसको हम क्या कहेंगे? सेट बोलेंगे, क्योंकि 1 एलिमेंट हुआ और इसके ऊपर बाहर ब्रैकेट है, तो ये सेट हुआ। जबकि मैं सिंगल 1 की बात करूँ तो क्या कहूँगा? इसे मैं एलिमेंट कहूँगा, ना कि कोई सेट कहूँगा, ठीक है। और कोई सेट दूसरे सेट को कभी बिलोंग नहीं करता, और कोई एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, सेट हमेशा दूसरे का सबसेट होगा। फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, सेट दूसरे सेट को हमेशा सबसेट बनाएगा। कब? जब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद होंगे तब, यानी कि इसके एलिमेंट दूसरे वाले में मौजूद होंगे तब। सेट बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। ये एलिमेंट है, सबसेट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देके बता देता हूँ। यहाँ पे बी है, बी के अंदर देखो 1 कौन है? एलिमेंट। अब 2 और 3 को मैंने कंबाइन करेंगे, ब्रैकेट के साथ शो कर दिया है, तो इसका मतलब अब ये सेट नहीं रहा, ये ऑलरेडी एक ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में शो किया गया है। तो 1 एलिमेंट है, 2 और 3 के बाहर ब्रैकेट आ गया, तो ये पूरा एक एलिमेंट है। 4 भी एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 2 3 पूरे ब्रैकेट के बाहर आ गया, एलिमेंट है। 4 भी क्या है? कि एलिमेंट है। वहीं पर मैं इसकी बात करूँ, इसके सबसेट कौन कौन हो सकते हैं? सिंगल 1 के बाहर ब्रैकेट लगा दिया, अब ये कौन बन गया? देखो, जितने एलिमेंट के बाहर अगर एक ब्रैकेट और लग जाता है तो वो कौन बन जाते हैं? सबसेट बन जाते हैं। 1 के बाहर लग गया, सबसेट हुआ। 2 और 3 के बाहर एक और करली ब्रैकेट लगेगा, अब ये सेट बोला जाएगा। पहले सिर्फ एलिमेंट था, ब्रैकेट लग गया, अब क्या बन गया? ये सेट बन गया। 4 है, 4 के बाहर ब्रैकेट लग गया, सेट बन गया। 1 और 4 है, दोनों के बाहर लग गया सेट, तो ये कौन होगा? इसका एक सेट बन गया। ऊपर वाले सारे एलिमेंट है जो सिंगल कॉमा के थ्रू दिखाए जाते हैं, देखो यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, तो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। इनके बाहर भी और ब्रैकेट लग गया, कौन बन गया? ये सबसेट बन जाएंगे। किसके? बी के बन जाएंगे। सेट तो है ही हैं, लेकिन वही एलिमेंट इसमें मौजूद है, इस वजह से सारे के सारे कौन होंगे? इसके ये सबसेट होंगे। अब देखो, कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ मैं। 1 एलिमेंट है, बी का बिलोंग करेगा। 2 और 3 बाहर ब्रैकेट है, जो कि इसके अंदर मौजूद है, एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग करेगा। 4 एलिमेंट है, बिलोंग करेगा। 1 के बाहर ब्रैकेट लग गया, सबसेट होगा। 2 और 3 के बाहर ये सिंगल पहले एलिमेंट था, एक और ब्रैकेट लगा, इसलिए सबसेट बना। ये इसके अंदर मौजूद है, सबसेट होगा। 4 सबसेट होगा, 1 4 भी इसका कौन होगा? सबसेट होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा नंबरों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता हमारा रियल नंबर।
रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाने वाले नंबरों को क्या कहते हैं, रियल नंबर। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला वो नंबर जो डेसिमल में दिखाए जाते हैं, वो नंबर जो डेसिमल में दिखाई नहीं देते, जैसे कि 0 के आगे 1 2 3 ये मैंने विदाउट डेसिमल वाले नंबर लिए, और 0 की दूसरी तरफ -1 -2 माइनस, और कंटिन्यू ये चलते रहेंगी। ठीक है, पहला डेसिमल वाला, दूसरा विदाउट डेसिमल वाला। पहले विदाउट डेसिमल वाले को डिस्कस कर लेते हैं। जो नंबर 0 के लेफ़्ट साइड में है सारे के सारे नेगेटिव नंबर हो, कहाँ तक है ये, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये सारे कौन कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर का साइन कौन होता है, Z, और नेगेटिव है तो सारे के आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस का निशान। 0 ये भी एक इंटीजर है, 1 2 3 ये भी इंटीजर है, लेकिन ये कौन से पॉजिटिव वाले हैं, ये कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्लियर। विदाउट डेसिमल में नेगेटिव वाले नंबर सारे, ऑल्सो इंक्लूडेड 0 एंड पॉजिटिव सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। तीनों कैटेगरी को मिला दिया जाए तो कंप्लीट इंटीजर है। नेगेटिव वाले को लेंगे तो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर, प्लस वालों को लेंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, जब हम जो 0 को हटा दें, सिर्फ 1 2 3 की ही बात करें, गिनती हमारी ऐसी जो 1 से लेके नॉर्मली इन्फिनिटी तक चलती रहे, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। यानी कि नॉर्मली हमारी जो काउंटिंग होती है वो, ठीक है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर 0 को कंबाइन कर दें, पहले 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो जो नंबर होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, फिर नेचुरल नंबर के साथ 0 को मिला दिया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, W के साथ। नेचुरल नंबर को N के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन से नंबर, विदाउट डेसिमल वाले। ऊपर के सारे नंबर इंटीजर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक काउंटिंग वाले नेचुरल है, 0 इंक्लूड कर दिया तो हमारे कौन बन गए, वो होल नंबर बन गए। क्लियर। फिर आते हैं विद डेसिमल वाले। डेसिमल वालों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टर्मिनेटिंग, जिनके जो डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग हो। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, जिनके डेसिमल डिवाइड देने पर, जैसे हम किसी नंबर में डिवाइड दिया, मैंने 4 में या फिर 14 में भाग दिया, मैंने 4 का भाग दिया। ठीक है, भाग देने पे कितना आएगा, 4 3 12, 2 4 5 20, 3.5 आया। डेसिमल के बाद में एक ही नंबर आया, या डेसिमल के बाद में 2 नंबर 3 4 5 6 7, डिवाइड हमारा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, वो हमारा कौन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैंने किसी में डिवाइड दिया तो आंसर है 1.30, 8.50, 8.149, 8.5429। ठीक है, जिसमें डिवाइड देने पर हमारा डिवाइड कम्प्लीटली चला जाए अप टू डेसिमल के अंदर, वो कौन होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरे वो नंबर होते हैं जब डिवाइड देते हैं तो नंबर चलता ही रहता है। जैसे कि 1 में 3 का भाग दो, जहाँ नहीं रहा डेसिमल लगा लिया, 3 तिया 9, 1 बच गया, डेसिमल लगा हुआ 0 आएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, डेसिमल लगा हुआ 0 आएगा, 3 तिया 9। यानी कि ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन एक बात और होगी, नंबर हमेशा सेम ही रिपीट करेगा, चलता रहेगा, सेम रिपीट करेगा। इसलिए क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, बट रिपीटिंग, लेकिन सेम रिपीट करेगा। यानी कि 1.343434 या फिर 6.01010101 या फिर 8.01010001 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, एक वो जो डिवाइड देने पे रुक जाएगा, दूसरा वो जो डिवाइड देंगे तो कंटिन्यू सेम रिपीट करेगा। इन दोनों कैटेगरी को मिला दे तो हमारे कौन कहलाते हैं, रैशनल नंबर, जिनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो कौन कहलाएंगे, हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों को कंबाइन कर दे तो रैशनल बनते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो ये ऐसे नंबर जैसे P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब डिवाइड देने पर पॉइंट के बाद की जो नंबर है वो सेम रिपीट नहीं करेंगे, सारे डिफरेंट आएंगे, 01 001 0001 401 इस तरीके से, या फिर 19838745 कंटिन्यू चलते रहेंगे। नॉन टर्मिनेट मतलब चलते रहेंगे, नॉन रिपीट मतलब सेम भी रिपीट नहीं करेंगे, वो कौन कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम T के थ्रू रिप्रेजेंट
करते हैं। ठीक है, मोस्टली 99% केस में यही नंबर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी जहाँ पर इनका भी यूज़ कर लिया जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना, वो दो ऐसा नंबर है इवन नंबर जो कि जिसमें केवल खुद का या वन का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, वो नंबर कौन होते हैं? हमारे प्राइम नंबर। और ये दो एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन में भी इंक्लूड किया जाता है और प्राइम में भी इंक्लूड किया जाता है। तो प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? वो नंबर जो कि डिविजिबल होंगे बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी खुद से और वन से। जैसे कि 7 है, 7 में 7 का भाग जाता है या 1 का जाता है। 13 में 13 का भाग जाता है या 1 का जाता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते सिवाय खुद के और 1 के, तो इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? कोई भी दो नंबर हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज अ को प्राइम नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे मैंने 35 और 39 लिया, 35 के फैक्टर किए 7 × 5 × 1, 39 के 3 × 13 × 1, दोनों में केवल 1 ही मैच हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 1 हुआ, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम को प्राइम नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर, अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि 3 है, 3 का फैक्टर कौन होगा? 3 × 1, तो इसके फैक्टर 3 और 1, खाली 2 ही हुए। 5 है, 5 के फैक्टर कौन होंगे? 5 × 1, एक 5 हो गया, 1 होगा। जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो तो है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे 6 लिया, 2 × 6, 3 एकम 3, तो 6 के कौन कौन फैक्टर बनते हैं? 6 × 1, 3 × 2, तो 6 के फैक्टर हुआ 1 2 3 6, 2 से ज़्यादा, 3 और 6 हो गए, यानी कि 2 नंबर जो है उनके अलावा और होने चाहिए, चाहे 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, जितने मर्जी हो जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इनको लेके हम सेट और सबसेट में भी इनका थोड़ा यूज़ कर लेते हैं कि सेट और सबसेट में इनका यूज़ क्या है। तो यहाँ पर देखो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया सबसेट किस तरीके से चलेंगे रियल नंबर के अंदर। नेचुरल नंबर होते हैं और इंटीजर होते हैं, इन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, इंटीजर जो नंबर है सारे प्लस वाले जो नंबर है उनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और इन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं होल नंबर के। देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फ़र्क होता है। होल नंबर में 0 इंक्लूड किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, और नेचुरल में 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यानी कि नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में मौजूद होते हैं, इसलिए इसका कौन होगा? सबसेट होगा। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, यहाँ तक कि 0 भी इंक्लूड होता है, तो इसीलिए होल नंबर सारे इंटीजर में मौजूद है, इसलिए होल नंबर क्या होंगे? इसका सबसेट होगा। रियल नंबर तो सबका सबसेट होता ही होता है, क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, क्योंकि जो इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर बने हैं वो सारे रियल नंबर से ही बने हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इंटीजर भी सबसेट होगा, किसका? रियल नंबर का होगा। टी यानी कि हमारा इर्रेशनल नंबर सबसेट होगा, किसका? रियल नंबर का। क्योंकि देखो ज़रा, इर्रेशनल नंबर है, कहाँ से आए? नॉन टर्मिनेटिंग से, रिपीटिंग से, नॉन रिपीटिंग से, और ये कहाँ से है? विदाउट डेसिमल्स, और ये कहाँ से है? रियल नंबर से। तो यानी कि बेसिकली इर्रेशनल नंबर है वो हमारे रियल नंबर का ही एक पार्ट है, तो ये भी कौन होगा? इसका सबसेट होगा। रैशनल नंबर भी कौन होगा? इसका सबसेट होगा। तो ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, और जो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर जो होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्यों? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इंटीजर भी हमारे कौन होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते हुए नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड के साथ साथ 1 से लेके इन्फिनिटी तक गिनती है, जबकि नेचुरल में 1 से लेके इन्फिनिटी तक गिनती है। इसका सबसेट हुआ क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। W यानी होल नंबर इस सबसेट होगा किसका? इंटीजर का। और इंटीजर सबसेट होगा किसका? हमारा रैशनल नंबर का, क्योंकि रैशनल में फ्रैक्शन नंबर भी, डेसिमल नंबर भी इंक्लूड कर लिया जाता है, जबकि इंटीजर में ओनली ऑन पॉजिटिव नेगेटिव और 0 नंबर को इंक्लूड किया जाता है। इसलिए इंटीजर के सारे नंबर रैशनल में मौजूद है, तो इंटीजर इसका सबसेट होगा, और हमारा रैशनल नंबर है वो सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। क्लियर? तो इन नंबरों का यूज़ हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे। अब बात कर लेते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट।
यानी कि कोई भी सेट जिसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उन सभी सबसेटों का सेट बनाना वही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। जैसे कि हमारा 1 है, 1 में 2 एलिमेंट है 1 2, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो बनाते हैं हम सारे। जैसे कि 5 सबका ही सबसेट होता है, 1 के बाहर ब्रैकेट लगा दिया, सेट बन गया। दोनों में एलिमेंट सेम है इसलिए इसका सबसेट होगा, 2 हो गया, 1 2 हो गया, 3, चारों के चारों नंबर इसके कौन है, सबसेट है। इन चारों के बाहर हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। यानी कि किसी सेट के वो सभी सबसेट जिनके बाहर एक और ब्रैकेट लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाए, एक तरीके का सेट बन जाए, उसे क्या कहेंगे हम, पावर सेट। किसी सेट के सभी सबसेटों को सेट बना देना पावर सेट कहलाएगा। क्लियर, ये हमारा कौन हो गया, पावर सेट यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें डायरेक्टली अगर पावर सेट के एलिमेंट, अब देखो यहाँ पर ही पावर सेट बन गया, अब इसके अंदर के जो नंबर दे रखे कॉमा के थ्रू दिखाए गए हैं सारे कौन होंगे, इसके पावर सेट के एलिमेंट बन चुके हैं भी ये। हमें पता करना होगा कि पावर सेट में कितने एलिमेंट बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो इसके लिए होता है पावर सेट ऑफ ए का नंबर ऑफ पावर सेट का 2 की पावर m। m यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने, 2 हैं, 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 से गुणा करना है 4। तो यानी कि इसमें हमारे 4 एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर। देखो 1 2 3 4, या फिर हम सबसेट भी बोल सकते हो, ए के 2 सबसेट है, जबकि पावर सेट के वो क्या बन जाएंगे, एक तरीके से एलिमेंट बन जाएंगे। वहीं पर मैंने आपको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जैसे कि बी सेट है, बी में एलिमेंट कौन है, 1 2 3 है। पहले मैं आपको इसके सबसेट बना के दिखा देता हूँ। 5 सबका होता ही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर कंबाइन 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया और 1 2 3 हो गया। सारे के सारे कौन है, इसके सबसेट है। कितने हुए एलिमेंट इसके, कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। इनके बाहर एक और ब्रैकेट का साइन आ जाएगा तो बन जाएंगे वो पावर सेट, 8 हुए। अब डायरेक्टली हमें बताना पावर सेट में कितने होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 3 एलिमेंट है, 3 लगा दिया। इसका मतलब 2 को 2 से 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ही तो है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे या फिर किसी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन एनी टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज़ ए यूनिवर्सल सेट। कोई भी ऐसा टेक्स्ट हो या बिगेस्ट पॉसिबल कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए बात कर ली जाए तो नेचुरल नंबर की सबसे बड़े से बड़ी कंडीशन क्या हो सकती है, कि सबसे बड़ी से बड़ी कंडीशन होगी रियल नंबर हो गए। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए रियल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर के होल नंबर भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर में भी नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए बिगेस्ट टर्म जो होगी वो रियल नंबर होगी या होल नंबर होगी। ठीक है, रैशनल नंबर भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। उसी तरीके से अगर बात कर ली जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक स्पेसिफिक टाइप है। अगर इसी का मैं लार्जेस्ट कंडीशन की बात करूँ तो क्या हो सकती है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल की, और उससे बड़ी कंडीशन की बात करूँ तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, क्योंकि सभी पॉलीगन का एक पार्ट कौन है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एक पार्ट है वो कौन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इनके लिए हम यूनिवर्सल सेट पॉलीगन को भी ले सकते हैं या फिर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो अगला टॉपिक हमारा आता है वेन डायग्राम। नाम से पता लग रहा है डायग्राम, यानी कि इसमें कोई ना कोई तो डायग्राम बनेगा। इन अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, यानी कि ऐसा डायग्राम जहाँ पर यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के थ्रू दिखाया जाता है। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल, और जो इसके सबसेट होते हैं उसको हम किसी कर्व के थ्रू दिखाए जाते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया। सर्कल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल ही होगा, कोई इलिप्स टाइप में यानी कि अंडा ओवल शेप भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर है जो कि यूनिवर्सल सेट में लार्जेस्ट नंबर होते हैं। ध्यान से देखना, जो सबसेट होंगे वो डेफिनेटली इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यूनिवर्सल सबसे बड़ी से बड़ी कंडीशन होती है। ए है, ए में एलिमेंट लिए 2 5 6 7 10, बी में लिए 5 6 7। अब यूनिवर्सल सेट में तो सारे के सारे टर्म होंगी, जैसे मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल, जिसको मैं रेक्टेंगल में दिखा दिया।
अब ए है 2 5 6 7 10, 2 5 6 7 और 10 है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके का कर्व 2 5 6 7 10 हो गया। ये हमारा कौन हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। बी के लिए क्या 5 6 7, तो 5 6 7 के लिए हमारा सेट बी हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। क्लियर। कुछ एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि यू यानी कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करता है ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को। ए रिप्रेजेंट करेगा ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 को, सेट ए के अंदर क्लास 11 के सारे स्टूडेंट होंगे। जैसे मान लो यूनिवर्सल के अंदर पूरे स्कूल के बच्चे हो गए, जैसे कि 1000 2000 बच्चे हो गए, उन्हीं में से 90 बच्चे 80 बच्चे क्लास 11 के होंगे, और सेट बी में मेल स्टूडेंट होंगे क्लास 11 के। अब टोटल मान लो 80 बच्चे हैं, जिसमें से क्वाइट स्कूल होगा, तो उसमें मेल या थोड़े ज़्यादा होंगे थोड़े कम होंगे, मान लो 50 है या 60 है, तो बाकी फ़ीमेल कितनी होगी 20 या 30 होगी। जो भी हमारे सबसेट होंगे वो यूनिवर्सल का ही एक पार्ट होंगे। तो यूनिवर्सल रेक्टेंगल से दिखाया। ए सेट रिप्रेजेंट करता है क्लास 11 के स्टूडेंट को, और बी जो इस टोटल क्लास के अंदर बच्चे होंगे यानी कि मेल वाले होंगे वो इस 11th क्लास का एक पार्ट होंगे। तो यानी कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की, कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। लेट ए एंड बी टू सेट है, कोई भी दो सेट है, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देना क्या कहलाता है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों का मिला जुला रूप। ए के जितने एलिमेंट होंगे बी के जो एलिमेंट होंगे उनको मिला के लिख देना है। बट कंडीशन याद रखना, ए और बी के अंदर जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हें आपको सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखना है। ठीक है, दोनों को कॉमन बनाना है जो भी दोनों के अंदर एलिमेंट होंगे। जैसे कि ए में एलिमेंट है 3 5 7, दो बी में एलिमेंट है 2 3 5 7 6, यानी कि 3 5 और 7 तीनों एलिमेंट इसमें मैच हो रहे हैं। तो हमें यूनियन बनाने के लिए इसमें जो एलिमेंट होंगे चाहे सारे डिफरेंट हो चाहे सारे सेम हो, दोनों को एक ही बार में एक ही एलिमेंट लिखना है। जैसे कि देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2 लिख दिया, 3 इसमें 3 इसमें, दोनों में ना 3 को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। 5 इसमें एक बार लिख दिया, 6 इसमें है, इसमें नहीं 6 लिख दिया, 7 इसमें है, इसमें भी 7 लिख दिया। तो ये दोनों का कौन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे, देखो यूनियन का सिंबल होता है इस तरीके से, यू रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी, जहाँ पर जो एलिमेंट हमारा एक्स होगा बिलोंग करेगा ए को और बिलोंग करेगा बी को, यानी ए और बी दोनों के ही होंगे, या तो इसके या दोनों के। ठीक है, यूनियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और के द्वारा, यानी और रिप्रेजेंट शो करेगा हमारे यूनियन को। क्लियर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, बी में एलिमेंट है ए ओ यू। अगर दोनों का यूनियन बनाऊँ तो क्या बन जाएगा, दोनों में ए है तो ए आया, ई इसमें है इसमें नहीं है तो फिर भी ई आएगा, आई है वो आएगा, ओ दोनों में है तो ओ एक बार लिखा जाएगा, यू दोनों में है तो एक बार ही लिखा जाएगा। ये दोनों का यूनियन हो जाएगा। क्लियर। अगर वेन डायग्राम के थ्रू हम शो करें तो कैसे शो करेंगे, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ए और बी दोनों के अंदर देखो ये वाले जो पार्ट होते हैं ये दोनों का कॉमन पार्ट होता है। मैंने क्या बोला, कॉमन पार्ट को सिंगल टाइम ही लेना है, इसीलिए मैंने पूरी फिगर को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये पूरी शेडिंग फिगर क्या शो करेगी, ए यूनियन बी को शो करेगी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस यूनियन ऑफ सेट की, कि ए यूनियन बी अगर दोनों का यूनियन बनाया जाए, चाहे हम ए यूनियन बी ले लें या बी यूनियन ए ले लें, दोनों के ही आंसर एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। बी सेकंड देखो, ए यूनियन बी दोनों का पहले में क्या निकालना है, यूनियन निकालने के बाद में कोई सेट सी होगा, फिर उसके साथ यूनियन निकालते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इक्वल होगी। पहले बी और सी का यूनियन निकाल ले, जो यूनियन आए उसका यूनियन हम ए के साथ निकालेंगे, तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर आता हमारा कि अगर कोई ए है, फाई का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं उसके अंदर, खाली है। अगर ए को खाली के साथ में यूनियन बनाएंगे तो मतलब खाली मतलब कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ए ही आंसर आएगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ए का यूनियन बनाएंगे ए के साथ, जैसे मान लो ए में एलिमेंट है 1 2, ए में भी एलिमेंट 1 2, दोनों का यूनियन बनाएंगे तो देखो मैंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट होते हैं अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ए और ए 2 बार रिपीट होते हैं, यूनियन में उनको एक ही बार लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर दोनों का जो यूनियन बनेगा वो एक और दो ही एलिमेंट का बनाएगा, तो यानी कि आंसर भी हमारा एक ही आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे आइडेम्पोनेंट लॉ। ठीक है। फिर पांचवा होता है हमारा कि अगर हम यूनिवर्सल के साथ, देखो यूनिवर्सल तो सबसे लार्जेस्ट कंडीशन, उसके साथ अगर यूनियन बनाएंगे, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे, इसके साथ अगर एक का यूनियन बनाएंगे तो जो इसके एलिमेंट होंगे वो तो होंगे होंगे, इसके भी होंगे, तो यानी कि पूरी कंप्लीट कंडीशन ही हमारी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू। आंसर हमारा कौन आएगा? यूनिवर्सल ही आएगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया है कि मैंने ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, बी में ले लिए 3 4 5 6, सी में ले लिए मैंने 6 7 8 ले लिया। अब मैं अगर इनका यूनिवर्सल सेट बनाऊं, क्या बनाऊं? यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट में जितने सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंडीशन होती है, तो इनमें जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली यूनिवर्सल में होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके एलिमेंट डेफिनेटली यूनिवर्सल में होंगे, सबसे लार्जेस्ट कंडीशन होगी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इनके यूनियन की, ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट मिला दो, 1 आया 2 आया, 3 इसमें 3 एक बार लिखना है, 4 4 दो बार है एक बार लिखना है, 5 आया 6 आया, यूनियन बन गया। बी यूनियन ए, बी और यूनियन ए का मतलब क्या है? दोनों के एलिमेंट मर्ज करने हैं, सेम वही आएगा 1 2 3 4 5 6। तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा। देखो जरा दोनों सेम निकल के आ रहे हैं हमारे। सेकंड कंडीशन थी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी के साथ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब बी और सी दोनों के एलिमेंट मिलाने हैं। 3 4 5 6, यहाँ 6 7 8 है, तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी होने के बाद यूनियन निकालना है सी के साथ, तो ए बी यूनियन बी तो ये मारा गया 1 से लेकर 6 तक, सी के साथ निकालना है। सी कितना हमारा? 6 7 8 है, तो इसका और इसका दोनों का यूनियन बनाना है, तो ये तो एलिमेंट होंगे ही होंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा कौन है? 6 दोनों में सेम है, तो एक ही बार लिखा जाएगा 7 और 8, ये दोनों एक्स्ट्रा है, दोनों को मिला दिया। ए यूनियन बी का जो यूनियन आया उसको हमने सी के साथ यूनियन निकाला, तो 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग आ गई। इसके अकॉर्डिंगली बी यूनियन सी जो आया हमारा, अब उसका एक ही साथ निकालेंगे, तो बी यूनियन सी में कितने? 3 से लेकर 8 तक गिनती, और ए में कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो इन दोनों को मिला देंगे हम। यहाँ 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पे 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका, तो 3 4 को तो लेंगे नहीं, 5 6 7 8 है, 5 6 8 ले लिया। दोनों के एलिमेंट मैच करो, दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। फिर अगला आता है ए यूनियन 5 इक्वल टू ए। 5 का मतलब तो कुछ भी नहीं, ए में एलिमेंट कौन थे? 1 2 3 4, और 5 का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी खाली है। दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो सेम वही आएगा 1 2 3 4, जो कि हमारा ए के इक्वल ही होगा। अगला आता हमारा आइडेम्पोनेंट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे, सेम है दोनों, यूनियन बनाने पे दोनों का सेम यही आंसर रहेगा। 2 बार आ रहा है उस नंबर को एक ही बार लिखेंगे हम, यानी कि ये आंसर है, और ये हमारा किसके बराबर है? ए के बराबर है। अगला आता हमारा यूनिवर्सल यूनियन ऑफ ए, यानी यूनिवर्सल का यूनियन निकालना ए के साथ में, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ यू। देखो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, यूनिवर्सल में 1 2 से लेके 8 तक आते हैं। अगर इसका यूनियन निकालते हैं हम ए के साथ में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो है ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन है? 5 6 7 8 है। दोनों को मर्ज करेंगे तो पूरी की पूरी यही लाइन आ जाएगी, और ये किसके बराबर है? यूनियन के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, सिंस सेट हैज़ ऑल एलिमेंट यूनियन विल बी द यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल होता है वो सभी सेटों का यूनियन ही होता है एक तरीके से। तो मैंने यूनियन निकाला यूनिवर्सल सेट के लिए, 1 2 से लेकर 8 तक आया, दोनों का यूनियन बनाऊंगा तो डेफिनेटली सारे एलिमेंट निकल के आ जाएंगे, और ये किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल के ही बराबर होगा। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो यूनियन का मतलब है दोनों को मर्ज करके एक साथ लिख देना, और इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन पार्ट को हमें एक साथ लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए एंड बी 2 सेट हैं, कोई 2 सेट हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो उनका क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2 4 6 8, यहाँ पे 6 8 10 12, दोनों में एलिमेंट मैच करो, कौन मैच हो रहा है? 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है, दोनों में मैच हो रहा है, तो इसको कौन हो जाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर यूनियन की बात की जाए, यूनियन में यू बनेगा, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बनेगा, ठीक है। यूनियन में क्या बनेंगे? जो एलिमेंट मर्ज करके लिख देंगे, 2 4 6 8 दोनों में सेम है, 6 8 को एक बार लिख दिया, 10 और
12 लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, कोई एलिमेंट x है जो कि रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, जो कि बिलोंग करता है ए में और बिलोंग करता है बी में, यानी कि वही एलिमेंट दोनों का ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंटरसेक्शन वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एंड वर्ड को, एंड यूनियन वर्ड के लिए यूज़ करते हैं और वर्ड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉमन पार्ट होता है, यहाँ पर या तो ये होता है या फिर ये होता है, दोनों की कंडीशन को मर्ज करके लिया जाता है। ठीक है, अगर वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारा कोई सेट ए और बी है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, जो मैंने रेड कलर का दिखा रखा, तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझना हो तो कैसे समझेंगे, जैसे सेट ए में कितने एलिमेंट है 2 4 6 8, तो मैंने लिखा 2 4 6 8, बी में कितने हैं 6 8 10 12, तो दोनों में कॉमन कौन हुआ 6 8। देखो ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा कौन होगा, ए यूनियन बी होगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लिया, ए में एलिमेंट है 1 3 5 7, बी में है 2 4 6 8 है, दोनों में देखो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, 1 है इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो दोनों के सेट हम यूनिवर्सल सेट में डिफरेंट शो करेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है। ठीक है, अगर दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो यानी कि 5 होगा। 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट भी कहेंगे। और इनको वेन डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो कैसे कहेंगे कि सेट ए अलग है और सेट बी अलग है, दोनों में कुछ भी पार्ट मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच होता है तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करते हैं, और जो क्रॉस सेक्शन में कॉमन पार्ट आता है वही कॉमन पार्ट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है हमारा। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन की थी वैसे ही इंटरसेक्शन की भी है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, वही कम्यूटेटिव लो होगा, सेम होगा। वहाँ पर यूनियन का साइन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फिर ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लो। ठीक है, एज वेल एज जैसे उसमें थे सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही बनाए गए हैं। मैं सबको 1 बाय 1 करके एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो सेम ही है वही जो चला था यूनियन के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंगली ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये कंडीशन इक्वल होती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर इसको कहते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, दोनों ही इसके ही नाम है। दूसरी कंडीशन हमारी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट ए यूनियन सी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, और स्पेसिफिक ये दो जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को मैं आपको वैन डायग्राम के थ्रू बनाकर भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले 1 बाय 1 करके इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है हमारा कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, सेट सी है जिसमें एलिमेंट हमारे 6 7 8 है। अगर इनका यूनिवर्सल की बात की जाए तो क्या होगा, तीनों का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको मिला दिया, क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। इंटरसेक्शन की बात की जाए दोनों के, दोनों में क्या मैच हो रहा है 3 4, और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों के कॉमन पार्ट कौन है 3 4 है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी बोथ आर इक्वल। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, हमारा कम्यूटेटिव लो। दूसरा हमारा एसोसिएटिव, जिसमें क्या करना होता है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं 3 4 है। अब इसी इंटरसेक्शन को हमें सी के साथ भी निकालना है। देखो ये इंटरसेक्शन भी है, ये हमारा सी है, क्या दोनों में कुछ मैच हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो ये कौन होगा 5 होगा। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी दोनों में क्या मैच हो रहा है ये हमें देखना है। 3 4 5 6 6 7 8 दोनों में 6 मैच हो रहा है, 6 ले लिया हमने। अब बी इंटरसेक्शन सी को हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ 6 है, क्या मैच हो रहा है, दोनों में कुछ मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ भी कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 5 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 5 आया, यानी कि दोनों साइड हमारी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ये हमारा था एसोसिएटिव लॉ।
फिर तीसरी कंडीशन थी हमारी कि फाई में से इंटरसेक्शन ए का निकालेंगे तो फाई आएगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है। फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं और ए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। देखो कुछ भी नहीं और 1 2 3 4 दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यानी कि आंसर कौन हो जाएगा हमारा, फाई ही हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन निकाले ए का, देखो यूनिवर्सल में सभी के एलिमेंट मौजूद होते हैं, लार्जेस्ट कंडीशन होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लार्जेस्ट कंडीशन है। और ए हमारा कौन है, 1 2 3 4 दोनों में से कॉमन 1 2 3 4 तो डेफिनेटली इसमें होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में सभी सेटों का यूनियन ही होता है, तो दोनों में कॉमन कौन आएगा, 1 2 3 4, और यही हमारा कौन है, सेट ए है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। वहीं पर हमारी अगला चौथा रूल था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है ए के। अब देखो ए में से ए कॉमन निकालेंगे, दोनों के एलिमेंट सारे मैच होंगे, वो हमारा 1 2 3 4 ही आएगा, और ये हमारे किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। ठीक है, अब अगली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा वेन डायग्राम के थ्रू। तो इसके लिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, सी में 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी है। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें बी यूनियन सी है, बी और सी दोनों के एलिमेंट को मर्ज करना है। 3 4 5 6 6 7 8 दोनों में 6 मैच हो रहा है, तो यानी कि हमें 3 4 5 6 7 8 ले लेना है। ले लिया हमने। यूनियन आने के बाद में ए से लेना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी यूनियन सी निकाले रखा है। दोनों में देखो क्या मैच हो रहा है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, दोनों में क्या रख दिया हमने, 3 4 रख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए और बी दोनों के एलिमेंट मैंने यहाँ रख दिए, दोनों में क्या मैच हो रहा है, 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, दोनों में 3 4 आ रहा है, 3 4 लिखा। फिर हमारे यहाँ पे दे रखा ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी लिखा। ए और सी दोनों में एलिमेंट मैच करो, 1 2 3 4 है, यहाँ 6 7 8 है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि नल सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, यानी कि 5 लिख दिया मैंने आंसर में यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी दोनों का निकालना यूनियन, यानी कि दोनों को मर्ज करके लिख देना है। तो कुछ भी नहीं और 3 4 को मिलाएंगे तो हमारा डेफिनेटली 3 4 ही आंसर आएगा। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी हमारा 3 4 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी हमारा 3 4 आया, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमारी राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये पहला रूल हमारा कंप्लीट होता है। फिर दूसरा रूल आता हमारा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो पहले सेम टू सेम वही लेफ्ट हैंड साइड को पहले को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, यानी कि बी और सी। देखो इसको मैंने पहले तो नहीं निकाल रखा, निकाल लेंगे कोई बात नहीं। तो बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, इसमें 6 7 8, दोनों में क्या मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, तो मैंने 6 लिख दिया। अगली कंडीशन है कि जो इनका इंटरसेक्शन है उसको ए के साथ यूनियन निकालना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो 6 आया, दोनों का यूनियन निकालना, यूनियन का मतलब दोनों को मर्ज कर देना, एक साथ लिख देना। तो 1 2 3 4 6 एक साथ करके लिख दिया हमने यहाँ पे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में दे रखा है ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे। यहाँ पे कौन है 1 2 3 4, यहाँ कौन है 3 4 5 6 है। मर्ज करेंगे 3 4 मैच हो रहा है, 3 4 को हम एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बचा कौन है 5 6 यहाँ लिख दिया। फिर हमने निकाला ए यूनियन सी को, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, सी में एलिमेंट है 6 7 8, दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 दोनों में नहीं है, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 आएगा। दोनों का मैंने यूनियन निकाल लिया। अब निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का। तो इंटरसेक्शन में हमें ये देखना होता है कि इन दोनों पार्ट में कॉमन चीज़ क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें आया है, तो यानी कि दोनों में कॉमन पार्ट जो है 1 2 3 4 और 6 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जरा देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी उसमें एलिमेंट कौन थे, 1 2 3 4 6 था, यहाँ पे भी कौन आया 1 2 3 4 6 है, तो यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, अब हम इन्हीं दोनों लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। देखो पहली कंडीशन हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट हो गया।
सेट ए हो गया, सेट बी, सेट सी। बोला है सबसे पहले ए बी यूनियन सी निकालेंगे, बी और सी दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया हमने। उसके बाद में इंटरसेक्शन कर लेना हमें ए के साथ में, यानी कि दोनों के अंदर ए हमारा ये पार्ट है, ए में और इन बी और सी दोनों में कॉमन पार्ट कौन होगा हमारा। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये हमारा कॉमन पार्ट था, मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। अब बी और सी, ध्यान से देखना, बी और सी दोनों के कॉमन पार्ट और जो ए है हमारा, इनके अंदर क्या कॉमन मैच हो रहा है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ए में और बी और सी के दोनों कॉम्बिनेशन में, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी और सी दोनों में भी आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में मैच होना। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने बिल्कुल साफ साफ बना रखा है, इसमें आपको इतना क्लियर नजर ना आए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम बना दिया, कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। फिर आ रहा हमारा राइट हैंड साइड का डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊँ, ए इंटरसेक्शन बी को किस तरीके से बनेगा, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी और सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला होगा, ठीक है। फिर बोला है ए इंटरसेक्शन सी, ए बी सी, ए और सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ए बी का कॉमन पार्ट ये रहा, ए सी का कॉमन पार्ट ये रहा, दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इसे और इसे मर्ज करना है एक ही डायग्राम में। अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। यूनियन का मतलब होता है ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो ये पार्ट है ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, एक्स्ट्रा कौन है, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को भी हम और शेड कर देंगे। देखो ज़रा मैंने यहाँ का रखा है, पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकाला इन दोनों का, फिर दोनों में कॉमन पार्ट को लिया हमने, ये तो इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये तो इसमें भी होगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये इसका एक्स्ट्रा भी आएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये भी आएगा। तो यानी कि कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बना रखा है, यहाँ पे आपको इतना साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखो ज़रा, हमने राइट हैंड साइड को बनाया तब भी हमारा ये डायग्राम है, लेफ्ट हैंड साइड को बनाया तब भी डायग्राम आया। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी मैंने दोनों को यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड हमारी इक्वल होगी। फिर नीचे वाली कंडीशन की बात कर ली जाती है छठे पार्ट के अंदर, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों में कॉमन पार्ट थ्री वाला होगा। फिर यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। अब यूनियन का मतलब होता है ये पार्ट होगा ही होगा, इसके अलावा ए जो दे रखा है वो भी हमें लेना, तो ये होगा प्लस में ए वाला पार्ट भी हम ले लेंगे। तो ए वाला पूरा पार्ट ले लिया और ये वाला पार्ट तो होगा ही होगा। तो ये हमारी कंडीशन होगी लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम के अकॉर्डिंगली। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली इसके डायग्राम को अगर हम फुलफिल करें तो कैसा बनेगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिया तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट दोनों को मर्ज करके पूरा रेड कलर कर दिया। ए यूनियन सी, ए और सी को पूरा हमने रेड कलर कर दिया। फिर हमें देखना दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में क्या देखना, इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन मैच हो रहा है वो पार्ट लेना है। ध्यान से देखना, ए और सी के अंदर ये वाला पार्ट दोनों में शेड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे शेड मार दिया, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इसमें भी शेड हो रहा है, ये वाला पार्ट इसमें भी शेड हो रहा है तो मैंने इसमें भी शेड कर दिया, ठीक। ये वाला पार्ट इसमें भी शेड है, ये वाला पार्ट इसमें भी शेड है तो यहाँ पर भी शेड हो गया ये, ठीक है। ये इसमें शेड नहीं, इसमें शेड है तो नहीं लेना, जो दोनों में शेड हो रहा है वही पार्ट लेना हमें। ये पार्ट इसमें भी शेड है, ये पार्ट इसमें भी शेड है तो ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे, तो मैंने ये वाला पार्ट भी ले लिया। इस तरीके से हमें शेडिंग कर देनी है। अब ज़रा देखो दोनों शेडिंग को कंपैरिजन करके दोनों हमारी बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने उसके सेकंड लॉ को यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करवा दिया है, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला टॉपिक होगा डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। डिफरेंस का मतलब दो कोई ऐसे सेट है, दोनों का डिफरेंस लेना हमें, लाइक जैसे मान लो ए हमारा सेट है और बी का डिफरेंस लेना है उसके साथ में, तो हमें ए का जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें बी के पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे, उसको उसमें नहीं रखा जाएगा। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, यानी कि ए और बी
दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा बी के अंदर ए के अंदर बी का, उस पार्ट को हम उसमें से एलिमिनेट कर देंगे, उसमें से हटा देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बी में 3 4 एंड 5। तो ए के अंदर अगर हमें ए माइनस बी चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ए में जो एलिमेंट है कौन है 3 4 5 है। चेक करो क्या इसमें मैच हो रहे हैं, 3 4 5 मैच हो रहे हैं, तो उनको हटा दो, तो दोनों का डिफरेंस कौन निकल के आएगा 1 2 6 आ जाएगा निकल के। यानी कहने का मतलब ये कि जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट हमें ए में से हटा देने। इन केस अगर बी के कुछ भी एलिमेंट ए में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमें माइनस करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं हो, तो एज इट इज़ हमारा ए वही आंसर निकल के आ जाएगा। हमें जो एलिमेंट बी के ए में मैच हो रहा है वही एलिमिनेट करने हैं। जैसे मान लो इसमें यहाँ पर हमारा एलिमेंट होता 8 होता, 8 तो इसमें है ही नहीं, तो 8 को हम माइनस कर ही नहीं सकते। जो मैच हो रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को माइनस किया जाएगा। अगर वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए और बी है। ठीक है, ये होता हमारा ए माइनस बी पार्ट, ये होता दोनों का इंटरसेक्शन। है कि जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है ना, हमें उसमें से वही पार्ट माइनस करना होता है, तो हमारा ए माइनस बी निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें बी माइनस ए चाहिए तो बी सेट में से जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हटा देंगे, तो बी माइनस ए निकल के आ जाएगा। और ध्यान देना इस बात का कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब तीनों में कुछ भी मैच नहीं होता है। जैसे कि सेट ए ये अलग ही है, इंटरसेक्शन दोनों का ये अलग चीज़ है, और बी माइनस ए यानी कि ये वाला ये अलग है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी माइनस है, तीनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा। ये अलग चीज़ हो गई, ये वाली अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, तीनों में बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए इनको क्या बोला गया, डिसजॉइंट सेट भी बोला गया है, यानी तीनों में कुछ भी मैच नहीं होगा। ठीक, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए कोई उसका सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से ए के सभी एलिमेंट को उसमें से हटा लिया जाएगा। जो बचेगा वो ए का कौन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें तो क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं होंगे, या फिर यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि हम इसको डैश के थ्रू शो करते हैं मैथमेटिकली, हम इसको बोलेंगे ए नॉट। ठीक है, ए नॉट क्या होगा, यानी कि यूनिवर्सल में से ए को हटा देना। अब यूनिवर्सल में मान लो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ए भी ऑलरेडी इंक्लूड होता है, लेकिन हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए के सभी एलिमेंट को इसमें से हटा दिया जाएगा। जो बाकी का रेड कलर का शेडेड पोर्शन है वो हमारा कौन कहलाएगा, ए नॉट कहलाएगा। क्लियर। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, जैसे यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक है, ए के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 है, तो इसमें से ए वाले सभी एलिमेंट को हटा दिया जाएगा। बाकी का जो बचेगा वो हमारा ए नॉट होगा। ए नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो मैंने यूनिवर्सल में से को हटाया तो 1 दोनों में है, 1 हटा दिया। 2 देखो 3 है इसमें, 3 मतलब 2 तो नहीं है तो 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल में से सिर्फ ए वाले एलिमेंट को ही हटाना है। 1 हटेगा जो 1 है, 3 है 3 हटेगा। ठीक है, वैसे काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 है 5 कटेगा, 7 है 7 कटेगा, 9 है 9 कटेगा। बाकी ए में जो एलिमेंट है, तो ऐसे इमेजिन करो अगर इसमें 10 होता, 10 तो इसमें है ही नहीं तो 10 तो नहीं कटेगा। तो बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे कौन आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे, यानी कि 2 4 6 एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए नोट हो जाएगा। फिर बात कर ली जाए सबसेट की। ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल का, लेकिन अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, किसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, तो किस तरीके से लिखेंगे, जो ए नोट होगा वो क्या होगा, कोई एलिमेंट एक्स होगा जो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को और बिलोंग करेगा सेट ए को। यानी कि देखिए हमारा जो ए नोट है, ठीक है, ए नोट के अंदर दिखाने के लिए जो हमारा ए सेट है वो इस पूरे यूनिवर्सल सेट का ही क्या है, एक
पार्ट है, ए के एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल से बिलोंग करेंगे और वही एलिमेंट हमारा एक्स जो है वो ए में भी मौजूद होगा। यूनिवर्सल में से ए के सेट के एलिमेंट को हटाएंगे तभी जाके हमारा ए नॉट निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, उन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो ए यूनियन ए नॉट क्या बनाता है, यूनिवर्सल बनाता है। क्यों बनाता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये ए है हमारा, ये ए नॉट है, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो टोटली हमारा कौन बनाएगा, यूनिवर्सल ही बनाएगा। ठीक है, ए और ए नॉट दोनों को मिलाने में क्या बनाएगा, हमारा यूनिवर्सल ही बनाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। वहीं पर ए और इंटरसेक्शन ए नोट दोनों में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होता, जैसे कि ए हो गया, ए नोट ये हो गया। अब ए नोट तो वो है जो रेड कलर का पार्ट है और ए वो है जो ब्लैंक पार्ट है। दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, वो हमारा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट की ही एक प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन लॉ। इसके अकॉर्डिंगली ए यूनियन बी का नॉट इक्वल होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की। इसको मैं आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले देखो, नॉट की बजाय हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी क्या होता है, हमारा ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो मैंने इसको पूरे रेड कलर से दिखा दिया। नॉट चाहिए तो मतलब पूरे यूनिवर्सल में से इन्हीं दोनों को हटा दो, तो ये हमारा कौन आ गया, नॉट आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को देखो, ए नॉट का मतलब कौन होता है, ए को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट। बी नॉट का मतलब क्या होगा, बी को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट। पहले ए नॉट को निकाल लेते हैं। तो ए हमारा ये वाला सेट है, ये वाला। ठीक है, इस ए को छोड़ना आपको, सिर्फ ए वाले पार्ट को पूरे को छोड़ दे, बाकी पूरे में शेड हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, ए नोट। बी नोट का मतलब है सिर्फ बी वाले पार्ट को ही इग्नोर करना है, बाकी पार्ट को शेड करना है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेम मैच हो रहा है वो लेना है। ये बाहर रेड कलर का पार्ट है, यहाँ भी बाहर रेड कलर का पार्ट है, तो यानी कि ये तो होगा ही होगा दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, ए में शेड है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। बी में शेड नहीं है, बी में शेड है तो ये भी नहीं होगा। तो खाली जो आउटर पार्ट है रेड कलर का वही यहाँ पर शेड किया जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम और राइट हैंड साइड का डायग्राम दोनों के आ रहे बिल्कुल सेम निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट वाला रूल प्रूव होता है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इक्वल है ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो सेम दोबारा डायग्राम बना देते इसके। पहले ए इंटरसेक्शन बी दे रखा हमें, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा, जैसे कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन होता है ये वाला कॉमन पार्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए। नॉट का मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट होगा नॉट। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ए इंटरसेक्शन बी होता है ये वाला कॉमन पार्ट, लेकिन हमें क्या दे रखा, नॉट दे रखा। नॉट का मतलब इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सारा का सारा पार्ट होगा। देखो जैसे कि मैंने इस वाले पार्ट को छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को, बाकी पार्ट मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो हमारा किसका डायग्राम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का। फिर बोला ए नॉट, ए नॉट के अंदर मैंने आपको अभी भी बताया, यहाँ पे ए वाला पूरा पार्ट छोड़ा जाएगा, बाकी पार्ट में शेड कर दिया जाएगा। बी नॉट, बी नॉट में क्या होगा, बी वाले पूरे पार्ट को छोड़ दिया जाएगा, बाकी पार्ट को शेड कर दिया जाएगा। दोनों का यूनियन, यूनियन के अंदर मतलब ये होता है कि जो पार्ट दिख रहा है उस सबको शेड कर दो। ये वाला पार्ट है ये भी शेड होगा, बी में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों में हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो देखो मैंने बी पार्ट को शेड किया, ए में शेड आ रहा है, ए पार्ट को शेड करेंगे। बाहर रेड है, बाहर रेड करेंगे, बाहर रेड है, बाहर रेड करेंगे। तो यानी कि कौन सा पार्ट इन दोनों में बचेगा, इसमें भी शेड नहीं हो रहा, इसमें भी शेड नहीं हो रहा, तो इस वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, बाकी सारा पार्ट यहाँ पर शेड होगा। अब इस डायग्राम को देखो दोनों को, इसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम था, ये राइट हैंड साइड का डायग्राम है। यहाँ पर ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, बाकी पार्ट शेड है, बाकी पार्ट शेड है। तो ये हमने सेकंड पार्ट इसका यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, फिर तीसरा रूल होता है कि ए नॉट का भी नॉट इक्वल ए के बराबर ही होता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है, जिसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो पहले ए हमारा कौन होता है, ये वाला ए नॉट का मतलब जो बाहर शेड कर रखा है ये वाला। अब यूनिवर्सल में से इस बाहर रेड वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि ए नॉट तो ये हुआ रेड वाला। अब नॉट का भी नॉट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से ए नॉट को माइनस कर देंगे, यानी कि रेड वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो बाकी कौन बचेगा, वापस ए ही बचेगा। तो यानी ए नॉट का नॉट हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। क्लियर। फिर अगला आता हमारा फाई नॉट। देखो फाइव का मतलब होता है कुछ भी नहीं,
और कुछ भी नहीं का अपोजिट वर्ड क्या होगा, नॉट का मतलब तो उसका उल्टी साइड लेनी होती है। कुछ भी नहीं का मतलब सब कुछ ले लेंगे, और सब कुछ का मतलब कौन होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। या तो देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ, और नॉट लग गया मतलब उसको उल्टा, सब कुछ का उल्टा कौन होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कौन होता है, फाई होता है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन्हीं को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया है कि ए यूनियन ए नॉट किसके बराबर होगा, पूरे यूनिवर्सल के बराबर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पीछे भी आपको डायग्राम बताया था, बट यहाँ पर अब मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल का मतलब कौन है, सभी का लार्जेस्ट कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7। ए और बी जितने भी सेट होंगे सभी इसके सबसेट होते हैं। तो ए में मैंने 3 5 6 रखा, बी में 2 3 4 रखा दो। अब देखो ए ये हो गया, ए नॉट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट को हटा दिया जाए। 3 5 6 तीनों के एलिमेंट को हटा दिया तो कौन निकल के आएगा, ए नॉट, जो कितना होगा 1 2 3 1 2 4 7 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 2 4 7 होगा, जो इसमें एलिमेंट बच जाएंगे। बी ये रहा हमारा, बी में कौन है 2 3 4 है। अगर नॉट निकालो तो 2 3 4 को हटा दो, बचेगा कौन 1 5 6 7, 1 5 6 7 आ गया। हमें इस कंडीशन को चेक करना है, ए यूनियन ए नॉट। ए में एलिमेंट कौन है हमारे 3 4 5 6 है, ए नॉट में कौन है 1 2 4 7 है। दोनों को अगर मिला दिया जाए, यूनियन का मतलब तो मिला नहीं होता, मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, और जो हमारे किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल के ही बराबर होगा। ठीक है, अगला हमारा ए इंटरसेक्शन ए नॉट बराबर 5 क्यों होता है। ए में एलिमेंट है 3 5 6, ए नॉट में 1 2 4 7, दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन पार्ट, कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो वो हमारा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगली कंडीशन है ए यूनियन, डी मॉर्गन लॉ था, ए यूनियन बी का नॉट इक्वल होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के। तो पहले तो ए और बी दोनों का यूनियन निकाल लिया, 3 5 6 और 2 3 4 का कितना है 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों के एलिमेंट को मर्ज करके एक साथ हमें लिख देना है। उसके बाद में नॉट बोला है, नॉट का मतलब यूनिवर्सल में से इसको हटाना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटाना पड़ेगा। कितना है 2 3 4 5 6 है, तो ये हमने हटा दिया। हटाने के बाद इसमें से कौन से एलिमेंट बचेंगे, 2 3 4 5 6 तो कट गया, अब सिर्फ कितना बचा 1 और 7 ही बचा है यहाँ पे। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड देखो ए नॉट तो मैं ऑलरेडी पहले ही निकाल चुका हूँ, कितना है 1 2 4 7। बी नॉट भी निकाल चुका हूँ, 1 5 6 7, दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया, क्या मैच हो रहा है दोनों में, 1 है 7 है, 1 है 7 है, तो यह निकल के आ गया। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये आगे हमारी राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे को निकल के आ रही है, इक्वल ही आ रही है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला रूल था ए इंटरसेक्शन बी का नॉट इक्वल है ए नॉट यूनियन बी नॉट की। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, क्या कॉमन मैच हो रहा है 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 ले लिया मैंने। फिर बोला इसका भी नॉट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से दोनों के इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी को, तो यूनिवर्सल हमारा 1 से लेकर 7 तक का है, ये हमारा कितना है 3, माइनस किया तो कितने एलिमेंट बच जाएंगे 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 बच गए, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया। अगला हमारा ए नॉट, इसको मैं पहले निकाल चुका हूँ बी नॉट, देखो ये रहा, शुरुआत में निकाल दिया था। ए नॉट हमारा ये रहा, बी नॉट ये रहा। इसमें करना क्या, दोनों का यूनियन बनाना है हमें। तो ए नॉट बी नॉट का इन यूनियन 1 2 4 7 है, 1 5 6 7 है, दोनों का यूनियन बनाया हमने, तो कितना निकल के आया 1 2 4 5 6 7। देखो 1 है दोनों में, 2 इसमें है 2 आ गया, 4 है 4 आ गया, 5 इसमें यह आ गया, 6 इसमें यह आ गया, 7 दोनों में है तो एक बार लिख देना हमें। ठीक है, तो ये हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे कौन आ रही है, इक्वल निकल के आ रही है। फिर अगला हमारा ए नॉट का नॉट निकालना है, यानी कि ए निकालना, ए के बराबर तो चेक करना है। पहले ए लिया 3 5 6 आया, ए नॉट कितना है 1 2 4 7 है, जो मैंने पीछे निकाल चुका हूँ। अब इसका भी नॉट निकालना, इसका नॉट निकालें तो यूनिवर्सल में इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल ये रहा, ए नॉट ये रहा, माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट इसमें मैच हो रहे हैं वो हटा देंगे। 1 2 4 7 है, 1 2 4 7, इनको हटा दो, बचेगा कौन 3 5 6 बच जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और देखो ज़रा जो आंसर आया है वो किसके बराबर 3 5 6, और ये किसके बराबर है ए के। तो यह यानी कि इससे प्रूफ होता है कि अगर ए नॉट का नॉट निकाला जाए तो डेफिनेटली ए के इक्वल ही होगा। अब अगला आता हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कुछ और फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। क्या है, देखो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी के। ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो
ये जो पार्ट होता है ब्लैक रंग में दिखाया ये माइनस बी होता है, ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा बी माइनस ए होता है, और जो बीच में ब्लैंक पार्ट है हमारा इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अगर मैं दोनों का ए यूनियन बी निकालूँ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ए और बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए वाला और बी वाला टोटल पार्ट जो होता है ए यूनियन बी। तो इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तीनों पार्टों को मिला दिया जाए तो हमारा किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ए यूनियन बी के निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ब्लैक, ब्लैंक और रेड तीनों पार्ट को ऐड कर दिया, ए यूनियन बी के बराबर होगा। फिर मैंने यहाँ पर जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी को प्लस बी कर दिया और माइनस बी कर दिया। देखो ये वाली साइड है ना, इस तरफ ही मैंने क्या किया, इसे प्लस बी कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, और इधर मैंने इसको माइनस बी कर दिया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी है और इंटरसेक्शन बी है, अगर दोनों को जोड़ देंगे, इसे और इंटरसेक्शन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ए बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ने में क्या बन जाएगा, सेट पूरा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं पर बी माइनस ए है जो कि रेड वाला पोर्शन है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये जोड़ देंगे तो हमारा टोटल फिगर बन जाएगी। और ये हमारा कौन है, सेट बी है, तो यानी मैंने सेट बी लिख दिया। पीछे एन माइनस ए एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। तो ये फॉर्मूला जो हमारा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने आपको बना के दिखाया कि किस तरीके से बना है। वहीं पे अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होता, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब होता है, देखो मैंने बना रखा है यहाँ पे कि ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसी फॉर्मूले की बात कर ली जाए तो इस वाले की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले की जगह क्या रख देंगे, 0। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ़ सेट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को प्लस करके लिख देंगे जो किसके बराबर होंगे, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये वाला हो जाएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला आता हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एन प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर। तो अब ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले मैंने बी और सी इन दोनों पे कॉमा लगा ब्रैकेट लगा दिया। बी यूनियन सी में हमने जो फॉर्मूला नंबर 1 लिखा था, जो हमने प्रूफ करवाया था आपको यहाँ पे, इसी फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी करने के लिए इक्वल होता है ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और दोनों में से कॉमन पार्ट को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम बी और सी में। देखो इसको मैंने क्या लिखा, ए बी यूनियन सी ले लिया माइनस ए इंटरसेक्शन, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये देखते चलना है, इसे हमने पूरा ए लेना है और बी की जगह में इस पूरे को लेना है। ठीक है, तो एन ए आया, बी की जगह बी यूनियन सी लिया माइनस ए की जगह ए लिखा, इंटरसेक्शन लिया, बी की जगह बी यूनियन सी लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम दोबारा से यही फॉर्मूला ओपन करेंगे। एन ए का एन ए आया, एन बी एन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी ले लिया। ये वाले जो पार्ट है इसको हमने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, रखने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था जिसमें ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी किसके बराबर हो जाता है, ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन, ए और सी दोनों का इंटरसेक्शन, और बीच में किसका निशान आ जाता है, यूनियन का निशान आ जाता है। इसी रूल का यूज़ करते हुए, इसी रूल का यूज़ करते हुए देखो हम सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ये दे रखा है, ये किसके बराबर होता है, इस वाले पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओपन करी तो मैंने इसके बराबर कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इन दोनों का मतलब समझना क्या होता है, इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी यानी कि दोनों में ये वाला पार्ट जो कॉमन नजर आ रहा है ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला पार्ट ना 2 बार रिपीट हो गया। देखो
ये ब्लैक में भी आ गया और ये रेड में भी आ गया। इसमें आ गया, ब्लैक में भी आ गया और रेड में भी आ गया। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस कंडीशन को कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन, ए और सी दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट 2 बार रिपीट हुआ है और ये है क्या, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, ए का, बी का और सी का। तो ये जो कॉमन पार्ट है जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको हम एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों का रेड कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी दोनों का ब्लैक वाला कॉमन पार्ट, जो कि ये बीच वाला पार्ट है जिसको मैं आपको यहाँ पे डायग्राम एरो करके दिखा रहा हूँ, ये 2 बार रिपीट होगा। रेड में भी आ गया, ब्लैक में भी आ गया। एक बार आता तो ठीक था, 2 बार नहीं हो सकता, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। और इस पार्ट को बोलते क्या है, तीनों में आ रहा है तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट होगा। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को पुट कर देंगे हम 1 के अंदर, जो 1 कंडीशन थी ना इसकी जगह पे हम ये लगा देंगे। ये वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। देखो एन ए, एन बी, एन सी आ गया, एन बी माइनस सी आ गया, माइनस का माइनस, देखो बाहर माइनस है, माइनस ही रखना है आपको। इस पूरी कंडीशन की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एन ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन, ब्रैकेट, बाहर ब्रैकेट है, अंदर वालों की साइन चेंज होंगी। ये कोई निशान नहीं तो प्लस का होगा, प्लस माइनस, माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जो मैंने आपको ऊपर रेड कलर में यहाँ पे शुरुआत में दिखाया था कि फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। ठीक है, ये हमारा तीसरा रूल यहाँ पे बन के तैयार होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अभी तक। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी फॉर्मूलों को 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हो। ये तो शुरुआत वाले फॉर्मूले थे। फिर मैंने आपको ये बताई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन वाले, ये वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखो ज़रा, आप वीडियो को पॉज करें, इजीली इनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं तो हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो कहूँगा कि आप इनको अच्छे से याद कर लें ताकि आपको इनकी देखने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको एक बार समराइज़ करना है सारे फॉर्मूलों को, तो मैंने इकट्ठा करके आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर इनको नोट कर दिया है। ठीक है, ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस तरीके इनका वर्किंग होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले हमारे ये रहे। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की है, ये सारे रूल मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं, और ये रूल हमने अभी भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों, अपने फैमिलियर के साथ में इनको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।